Welcome all. Welcome to Moose Study. This is a video for class 7 श्रीजन ICSE फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेज़रमेंट। आज इसका चैप्टर नंबर 1 मेज़रमेंट हम डिस्कस करेंगे। श्रीजन की बुक है आपकी, श्रीजन पब्लिकेशन की, फिज़िक्स का चैप्टर है और सिलेबस है आपका ICSE की बुक है। उसका चैप्टर नंबर 1 है आपका मेज़रमेंट। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये मेज़रमेंट होता क्या है और उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ऑलरेडी आप लोग 6th क्लास में ये सब पढ़ के आए होंगे। उसी से रिलेटेड थोड़ा सा और हम लोग डीप जाएंगे उसमें और देखेंगे मेजरमेंट होता क्या है। स्टूडेंट नोज एज द फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स में बी एक्सप्रेस एंड विच कैन बी क्वांटिटेटिव एंड विच कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर। सब आप सब जानते होंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं पे पूरी फिजिक्स डिपेंड कर रही है और उनको मेज़र किया जाता है। और कैसे मेज़र किया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग मेज़रमेंट बोलते हैं और उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी क्वांटिटी को किस यूनिट में मेज़र किया जाता है। उन सारे यूनिट्स आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए। लेंथ, डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स आर द सम कॉमनली यूज फिजिकल क्वांटिटीज़। मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। और ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं और इनका मेजरमेंट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाहर रोड पे निकलते हैं, आप देखते होंगे, आप मार्केट जाते हैं कुछ सामान ख़रीदने, तो आप कुछ सामान आपने ख़रीदा तो केजी में आप ख़रीदते हैं। तो केजी क्या है बेसिकली, अब वो मेज़रमेंट ही तो है। केजी क्या होता है, आपका मास का यूनिट होता है। आप दुकान पे जाते हैं, किलो में सामान लेते हैं, तो वो क्या है, वो आपका मेज़रमेंट ही है बेसिकली, वो यूनिट है मास का। In class 6 we have already learned about the measurements of length, mass, time and temperature। 6th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं लेंथ को कैसे नापा जाता है, मास को कैसे नापा जाता है, टाइम को कैसे नापा जाता है और टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है। अब हम लोग कुछ और आगे चल के देखेंगे कि इन मेज़रमेंट्स में और क्या क्या ऐसे मेज़रमेंट्स होते हैं, हम लोग उसको नाप देखेंगे क्या होता है। नाउ यू विल लर्न अबाउट द मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम, एरिया ऑफ इरेगुलर शेप, डेंसिटी ऑफ द regular solid, speed of the moving object, idea of speed of the object, help us to know how fast or slow the object is moving. Finally, in this chapter, a student will be guided to solve a simple numerical based on the formula of the density and the formula of the speed. अब basically आगे छोटे क्लास में 6 में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, लेंथ, मास और टेम्परेचर के बारे में जाना। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसकी डेंसिटी कैसे निकाली जाती, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता, उसका एरिया कैसे निकाला जाता, या कोई भी बॉडी है वो कुछ स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एज वेल एज द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स इन क्लास 6। अब एरिया के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, 6th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन आपने रेगुलर शेप्स के बारे में पढ़ा होगा। यू वुड रिकलेक्ट दैट ईच ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज अ डेफिनिट सरफेस विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ पे रखा हुआ है तो सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है वो कितना ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि आप हैं, आप बेड पे लेटेंगे जब सोने के लिए, तो आपकी हाइट जितनी होगी आप उतना बेड का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो वो आपके साइज़ पे डिपेंड करता है कितना स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और द प्लेन फिगर इज कॉल्ड इज सरफेस एरिया। अब जितना सरफेस कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है वो क्या कहलाता है, उसका सरफेस एरिया कहलाता है। तो आप अगर बेड पे लेट रहे हैं तो आपने जितना बेड ऑक्यूपाई कर लिया तो वो आपका क्या है, सरफेस एरिया कहलाएगा। एसआई यूनिट ऑफ एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो एरिया का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि एसआई यूनिट्स होते क्या हैं। तो एरिया का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है स्क्वायर मीटर। इट इज़ सिम्बॉलिकली रिटन एज स्क्वायर। मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और मीटर के ऊपर छोटा सा 2 बना दें या स्क्वायर, मीटर की पावर स्क्वायर कर दें तो वो भी आपका मीटर स्क्वायर ही कहलाता है। 1 स्क्वायर मीटर इज़ द एरिया ऑफ अ यूनिट स्क्वायर हुज ईच साइड इज़ 1 मीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कोई स्क्वायर है आपके पास और उस स्क्वायर की सारी साइडें कितनी है, 1 मीटर है, तो इसलिए उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एरिया।
The standard unit of area is 1 meter square, but when we need to measure a bigger area, we say the area of a land or the park. The bigger unit are called as hectare. अब SI यूनिट तो एरिया का स्क्वायर होता है, हम जानते हैं, लेकिन अगर हम बहुत बड़ा एरिया को मेजरमेंट करना है हमें, हमारे पास कोई जगह है, कोई पार्क है और बहुत बड़ी है, तो हम उसको किस में मेजर करते हैं? उसको हम लोग हेक्टेयर में मेजर करते हैं। तो 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? ये कन्वर्जन याद रखिएगा, 100 मीटर इंटू 100 मीटर क्या होता है आपका? 1 हेक्टेयर, यानी 10,000 स्क्वायर मीटर। एक हेक्टेयर में आपके 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। द एरिया ऑफ मच बिगर साइज लाइक द एरिया ऑफ द स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट इज मेजर इन स्क्वायर किलोमीटर। अब इससे भी बड़े एरिया होते हैं जो, यानी अगर पूरी स्टेट का एरिया आपको निकालना है, पूरी कंट्री का एरिया निकालना है, या पूरे कॉन्टिनेंट का एरिया निकालना है, तो वो किस में निकाला जाता है? आपका स्क्वायर किलोमीटर में। तो इसमें भी कन्वर्जन दिए स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर आपका क्या है? 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर जब आप करेंगे तब टोटल एरिया आपका निकल के आएगा मीटर्स में। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे मीटर्स में कन्वर्ट किया जाता है स्क्वायर किलोमीटर को मीटर में। When we want to measure the area of the small object like book, matchbox, circle drawn on the sheet, smaller unit of areas are used. These unit are square centimeter and square millimeter. अब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका अगर आपको एरिया निकालना है तो वो हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर mm में बात करते हैं। तो स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए? 1/100 मीटर हो गए। मल्टीप्लाई करा तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर आपके एक स्क्वायर सेंटीमीटर में होते हैं। यहाँ पे बेसिकली कुछ हो नहीं रहा है, आपका यूनिट्स का कन्वर्जन हो रहा है। आपको यूनिट का कन्वर्जन अगर आता है तो ये बहुत आसान चीज़ है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। और कितने आपका कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे स्क्वायर mm की बात होती है तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 1 mm में कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका ये कन्वर्जन ही दिया हुआ है। एरिया ऑफ अ रेगुलर शेप्स। अब जो रेगुलर शेप्स ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एरिया कैसे निकाला जाता है आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। प्लेन फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल्स हैव द रेगुलर शेप। दीज The areas of such figure can be determined by using certain formulas. अब इतने ये सब जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, इनके लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। उन फॉर्मूलोज को हम लोग अप्लाई करते हैं और उस फॉर्मूले से हमारा एरिया निकल के आ जाता है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ और B इज इक्वल टू ब्रेथ। आप इस फिगर में देख सकते होंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ का स्क्वायर उसकी साइड्स का स्क्वायर होता है, यानी वो जितनी उसकी साइड होगी उसको स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे A है साइड तो A स्क्वायर कर दिया तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर सर्कल का रेडियस होता है। तो अब पाई की वैल्यू जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 22/7 होती है। और ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना होता है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 आपका बेस इंटू हाइट। तो बेस की जो लेंथ होगी वो B से डिनोट करी गई है और हाइट यहाँ पे H से डिनोट करी गई है। एरिया ऑफ द रेगुलर शेप कैन बी मेजर बाय यूज़ ऑफ ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं चीज़ों का। एस्टिमेशन ऑफ इरेगुलर शेप यूजिंग अ ग्राफ पेपर। अब अगर आपके पास इरेगुलर शेप है और उसका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है ग्राफ पेपर से, वो भी वी मे सी प्लेन फिगर और सरफेस ऑफ सॉलिड विच आर इरेगुलर इन शेप। एरिया ऑफ द इरेगुलर शेप कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर। अ ग्राफ पेपर हैज़ अ इक्वल साइज of square of 1 centimeter and smaller sides of 1 mm. Although this matter is approximate, it is quite handy. अब क्या होता है, जो इरेगुलर शेप होते हैं, जैसे उनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, तो उनका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? उनका एरिया हम लोग ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके निकालते हैं। ग्राफ पेपर आप जानते होंगे, ग्राफ पेपर क्या होता है? ग्राफ पेपर एक पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस होते हैं। तो पॉइंट को प्लॉट कर करके हम लोग लाइन्स खींच खींच के पूरा एरिया निकाल लेते हैं।
एक ब्लॉक उसमें आपका 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 बाय 1 सेंटीमीटर का, और स्मॉल ब्लॉक जो उसके अंदर होते हैं वो स्मॉल ब्लॉक आपके 1 mm के होते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये एक ग्राफ पेपर बना हुआ है। यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी भी यही करना है अपने को। तो पहली एक्टिविटी क्या है, टू फाइंड द एरिया ऑफ द इरेगुलर शेप यूजिंग अ स्क्वायर इंच सेंटीमीटर ग्रिड। तो ये आपके सामने एक ग्राफ पेपर है, उसमें एक इरेगुलर शेप बना हुआ है, उस रेगुलर शेप का हमको एरिया निकालना है। तो मटेरियल इसमें हमको क्या क्या चाहिए, एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर एंड अ शार्प पेंसिल। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए आपको जो इरेगुलर शेप हो, एक पेंसिल चाहिए और एक ग्राफ पेपर चाहिए। प्लेस एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट ऑन द शीट ऑफ द ग्राफ। अब ग्राफ पेपर के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रख लिए आप, आपके पास कोई भी इरेगुलर शेप या पत्थर वगैरह कुछ भी हो जिसका शेप इरेगुलर, उसको ग्राफ पेपर के ऊपर रख दिए। उसकी चारों तरफ पेंसिल से आउटलाइन करके उसको ट्रेस कर लिए ग्राफ पेपर के ऊपर। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन रिमूव, इस ऑब्जेक्ट को आप हटा दिए। नाउ काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए उसमें कितने ऐसे स्क्वायर हैं जो पूरे पूरे उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए, तो उस पर टिक कर दिए। ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने ग्राफ पेपर के ऊपर, अब उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर तो पूरे पूरे उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। बाकी देन काउंट द नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर विद मोर देन हाफ पार्ट विद इन द आउटलाइन। अब ऐसे इनकम्प्लीट स्क्वायर काउंट करिए जो आधे से ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। तो कितने हैं, 1 2 3, जो डॉट से दिखा रहा है तो वो आधे से ज़्यादा हैं जो ग्राफ के अंदर आ चुके हैं। इग्नोर द स्क्वायर विद लेस देन हाफ पार्ट विद इन। अब जो आधे से कम है उनको हटा दिए, एक यहाँ पे है और एक इस जगह पे है और एक ये है, एक ये है, साइड में है। तो ये बहुत ज़रा से अंदर आए हैं ग्राफ बॉक्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इनको आप रिमूव कर दिए। The sum of the number of the complete square and the number of square with more than half part within the outline give the approximate area of the irregular shape। अब आपके पास क्या है, आपने देख लिया कि कितने स्क्वायर पूरे पूरे अंदर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्क्वायर हैं जो कम्प्लीटली हैं, और इनकम्प्लीट कितने, 1 2 3, और इनकम्प्लीट आपके 3 हैं। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों क्या हो गए हमारे पास, टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 10 स्क्वायर हो गए। और एक स्क्वायर का मैंने बताया था एरिया कितना, 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया होगा तो 10 स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमने इस्तेमाल करा इस एक्टिविटी में, उसका अप्रॉक्सीमेट एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ना समझ में आई हो तो भी कमेंट करिएगा कि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ़ द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस इज स्मॉल विल प्रेफर टू यूज़ अ स्क्वायर मिलीमीटर ग्रिड इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर। अब अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो ग्राफ हम यूज़ करेंगे फिर वो वाला यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में अंदर एक छोटे छोटे बॉक्स भी बने हुए हैं, तो ये होते हैं 1 mm स्क्वायर के, और जो बड़े वाले बॉक्स हैं जिसमें टिक लगा हुआ है वो आपके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, ये तो बात हो गई एरिया की, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज अ स्पेस, द स्पेस ऑक्युपाइज बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज वॉल्यूम। हर ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्युपाई करता है और उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, क्यूबिक मीटर होता है। जैसे एरिया का मीटर स्क्वायर होता था, इसमें क्या होता है, क्यूबिक होता है, यानी 3 बार मीटर को आपको मल्टीप्लाई करना है। It is generally written as the cubic meter, meter square, meter cube. It is equally the volume of the cube whose side is 1 mm। मीटर क्यूब का मतलब है एक क्यूब है आपके पास जिसकी हाइट भी 1 mm है, लेंथ भी 1 mm है और उसका ब्रेथ भी 1 mm है। सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सब मल्टीपल्स का मतलब ये है कि मीटर, सेंटीमीटर, जो हमने अभी देखा ना मीटर में बात करी उसको चेंज किया हमने, सेंटीमीटर में चेंज किया, तो यूनिट कन्वर्जन को यहाँ पे सब मल्टीपल्स बोला जाता है। तो अगर 1 मीटर इज़ द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम विच इज़ यूज टू मीटर बिग बॉडीज़, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वाटर, वॉल्यूम ऑफ द रूम। बड़ी चीज़ों की वॉल्यूम आपको निकालनी है तो हमने इस्तेमाल करा क्यूबिक मीटर का। अगर स्मॉल छोटी चीज़ है तो उसका इस्तेमाल करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर का। तो 1 क्यूबिक मीटर में होता है 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई करा गया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। फिर 1 मीटर में अभी मैंने बताया था 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर को हमने कन्वर्ट किया 100 सेंटीमीटर में। उसके बाद उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया
और आपका 1 2 3 4 5 6 1 के बाद आपके 6 जीरो लगभग लगे हुए हैं। 10 इंटू 10⁵ भी इसको बोला जाता है। तो इतना सेंटीमीटर में ये कन्वर्जन आया आपका। इससे भी छोटा यूनिट है हमारे पास, तो हम उसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर को फिर mm में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो ये 1000 mm हो जाएगा आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। Capacity and its unit. The volume of the liquid like milk, oil, petrol are measured in the liters and the millimeters. अब आपने देखा होगा, आप मार्केट में दूध लेने आते हैं तो दूध आप किस में लाते हैं? लीटर्स में। तो जो वॉल्यूम होती है, जो लिक्विड्स होते हैं, उन वो हमेशा लीटर्स में कैलकुलेट होता है। तेल आप लाएंगे तो लीटर्स में लाएंगे। पेट्रोल जो बिकता है बाज़ार में, वो कैसे बिकता है? लीटर्स में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? लीटर्स में होती हैं। तो वॉल्यूम जो भी होता है वो लीटर्स या मिलीलीटर्स, मिलीलीटर उसका कन्वर्जन है, लीटर को आप मिलीलीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आगे देखेंगे कैसे करेंगे। द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विच होल्ड्स अ लिक्विड इज नोन एज कैपेसिटी। अब कंटेनर, आपके पास घर पे बॉटल है पानी की, वो एक कंटेनर है, उसके अंदर कितना पानी आता है ये बताता है कि उस बॉटल की क्या कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी जो कंटेनर के अंदर स्पेस है जिसके अंदर लिक्विड आ रहा है, तो वो उसकी कैपेसिटी होती है। दस द कैपेसिटी इज़ द स्पेस इनसाइड अ कंटेनर। आपकी पानी की बोतल में कितना पानी आता है, ये उस बॉटल की कैपेसिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ द कैपेसिटी इज़ लीटर। अब लीटर की कैपेसिटी क्या, वो एसआई यूनिट होती है लीटर, पानी आता है लीटर्स में। अगर आपके पास बोतल है, उसके अंदर 1 लीटर पानी आ रहा है, तो आप 1 लीटर की वाटर बोतल आपके पास, आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते होंगे मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक लेते होंगे तो आप उससे कहते होंगे मुझे आधा लीटर की दे दो, 500 ml की दे दो। तो इसका मतलब क्या है? उस बॉटल की कैपेसिटी है 500 ml, तो उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है वो कितनी? 500 ml है। 1 लीटर मांग लिया आपने, 1 लीटर की मिल सकती है। सेंटीलीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर, तो ये आपके लीटर्स के कन्वर्जन है। अगर आप 1 सेंटीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेसिकली वही है। 1 लीटर में आपके 100 सेंटीलीटर होते हैं, तो 1/100 आ गया। मिलीलीटर को सेंटीलीटर में करना चाहते हैं, तो 1 सेंटीलीटर में आपके 10 मिलीलीटर होते हैं, तो 1/10 में कन्वर्ट कर लिया, और 1/1000 लीटर्स में हो जाता है वो। किलोलीटर क्या होता है? किलोलीटर क्या होता है आपका? 1000 लीटर्स को हम लोग किलोलीटर बोलते हैं। Volumes of the regular solid. A cube, cuboid, sphere, cylinder, regular solid as they have definite geometric shape. अब रेगुलर सॉलिड का मतलब क्या? जिनका कोई शेप होगा उनकी वॉल्यूम निकाली जाएगी। वॉल्यूम्स आपकी हमेशा ऐसी बॉडी की निकाल सकते हैं जिसकी लेंथ भी होना चाहिए, हाइट भी होना चाहिए और ब्रेथ भी होना चाहिए। लंबाई, मोटाई, चौड़ाई सब कुछ होना चाहिए, उसकी वॉल्यूम निकलती है। और एरिया सिर्फ किस चीज़ पे निकलता है? लेंथ और ब्रेथ पे। 2 डायमेंशन एरिया होता है आपका 2D, और आपका वॉल्यूम क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। क्यूब का वॉल्यूम आप जानते हैं, जैसे आपका स्क्वायर का एरिया निकलता है ए स्क्वायर, तो क्यूब में क्या होता है? 3 साइड होती हैं, तो इसलिए 3 1 की पावर 3 हो जाता है, एक क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाता है। रेक्टेंगल जैसे आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है? एक डायमेंशन और बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हाइट। लेंथ और ब्रेथ तो आपका एरिया हो गया, और उसमें अगर हाइट का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, जब वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सिलेंडर के केस में क्या होता है? आपके पास एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², आपने अभी पढ़ा था। उस एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? πr²h। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, स्पेयर क्या होता है? जो आपके पास टेनिस बॉल है, आप बॉल का इस्तेमाल करते हैं, घर पे खेलते होंगे, आपके पास एक बॉल है, तो बॉल आपका क्या है? वो स्पेयर है। वो एक 3D फिगर है, और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। दिखने में तो वो गोल है आपका, अगर 2D देखेंगे तो वो सर्कल है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मास है। मास नहीं कह सकते, स्पेस है। तो उसका जो वॉल्यूम होता है π/3 πr³ होता है, क्योंकि उसमें कोई हाइट तो नहीं है, हर तरफ से रेडियस ही होता है, तो उसमें रेडियस का ही इस्तेमाल होता है। तो आपका 4/3 πr³ होता है आपका वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। ये याद रखिएगा, फॉर्मूलेस बहुत काम आएंगे आगे। द रेडियस ऑफ द स्पेयर आपका, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है छोटा सा, उस एग्जाम्पल को देखेंगे हम लोग क्या है। ईच साइड ऑफ द एल्यूमिनियम क्यूब इज़ 4 सेंटीमीटर। एक एल्यूमिनियम क्यूब है जिसकी साइड कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, जिसकी तीनों साइडें 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। फाइंड इज वॉल्यूम एंड एज द टोटल, फाइंड इट्स वॉल्यूम एज वेल एज द टोटल सरफेस एरिया। अब आपको वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। इस केस में वॉल्यूम का केस तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया है, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का क्यूब यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब आपका कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब।
टोटल सरफेस एरिया थोड़ा ट्रिकी है, समझिए बात को। वो जो क्यूब है तो उसमें 6 साइडें होंगी। आपके घर पे लूडो आप अगर खेलते होंगे तो आपके पास एक क्यूब होगा छोटा सा, जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं, आप पासा फेंकते हैं। तो लूडो में एक क्यूब होता है छोटा सा। आप अगर लूडो को रख के देखें तो उसमें 6 साइड होती हैं। एक साइड पे 1 नंबर लिखा होगा, एक साइड पे 2 नंबर लिखा होगा, एक साइड पे 3 नंबर लिखा होगा, एक पे 6 लिखा होगा, एक पे 4 लिखा होगा और एक पे 5। टोटल कितने फेज़ हो गए उसके? 6 फेज़ हो गए। तो क्यूब के 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस होते हैं तो 6 सबका साइज़ तो ए ही है। तो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा? ए इंटू ए, यानी 4 इंटू 4 यानी 16 आपका एक फेस का एरिया हुआ। टोटल फेस कितने? 6। तो हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। बात को समझिएगा, एक क्यूब जो होता है, क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। एक साइड का एरिया अगर आप निकालेंगे तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए इंटू ए आपका एक साइड का एरिया निकलेगा, लेकिन इसमें टोटल 6 साइड्स हैं तो 6 इंटू वो आपको करना पड़ेगा 6a²। इसका फॉर्मूला है 6a²। और ये मैंने समझा भी दिया क्यों आ रहा है 6a²। तो फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 96 आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल दिया है, टैंक ऑफ लेंथ 32 मीटर एंड द ब्रेथ 20 इज फिल्ड विद द वाटर। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन टैंक इज 2.4। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंटेन इन द टैंक। अब यहाँ पे आपको एक टैंक दिया गया है जिसकी लेंथ है 32, ब्रेथ दी गई है 20 और उसकी हाइट यानी डेप्थ का मतलब है कितनी गहराई है उसके अंदर, 2.4 मीटर दिया गया और आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना है। तो सिंपल सा अभी हम पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला क्या होता है? हाइट, लेंथ, ब्रेथ दिया हुआ, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। आई होप सो दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। वेसल यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम कैपेसिटी, मेजरिंग सिलेंडर एंड द मेजरिंग बीकर्स। अब वॉल्यूम्स को नापने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? आपने अक्सर देखा होगा दूध वाले जो आपके घर पे दूध देने आते हैं उनके पास ऐसे छोटे छोटे होते हैं। इसको 200 ml का होता है, 500 ml का होता है, जिससे वो दूध को नाप के आपके बर्तन में डाल देते हैं। आप कभी घर से तेल लेने गए हों, सरसों का तेल किसी भी दुकान पे, अब तो शायद ये देखने को नहीं मिलता, अब तो पैकेट वाला सामान आता है। जहाँ पे खुला तेल मिलता है वो आपके सामने नापेंगे तो उनके पास ऐसे छोटे छोटे मेजरिंग वेसल्स होते हैं और उसमें वो तेल को नाप के देते हैं। सम कॉमनली यूज वेसल आर यूजिंग वॉल्यूम कैपेसिटी वेसल ए इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। आपका ये सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ये मेजरिंग सिलेंडर कहलाता है, इसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। इट इज़ यूज इन लेबोरेटरीज। इट इज़ यूज इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसमें आपका जनरली क्या होता है, केमिकल नापा जाता है। वो जो छोटा होता है ml में होता है, मिलीलीटर्स में, तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में लिक्विड को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। टू मेजर द लिक्विड एंड द इरेगुलर सॉलिड वेसल बी इज़ अ मेजरिंग कैन। अब वेसल बी ये जो है आपका ये मेजरिंग कैन है, ये भी वॉल्यूम नापने के लिए यूज़ होता है। एंड इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द केरोसिन या लुब्रिकेटिंग ऑयल। केरोसिन या ऑयल जो होता है उसको नापने के लिए ये वेसल यूज़ होता है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप वगैरह पे ये आपको देखने को मिल जाएगा, कभी जाइएगा अगर आप पापा मम्मी के साथ पेट्रोल डलाने तो वहाँ पे ये आपको वेसल वहाँ पे भी दिखने को मिलेगा। ये तेल या लुब्रिकेटिंग ऑयल को नापने के काम आता है। वेसल सी एंड डी आर नोन एज मेजरिंग बीकर आर कॉमनली यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क एंड ऑयल। सी और डी आपके जो होते हैं वो मेजरिंग बीकर होते हैं और ये कॉमनली दूध और तेल यानी जो खाने वाला आपका सरसों का तेल होता है, एडिबल ऑयल, उसको नापने के काम आते हैं। वेसल ई इज अगेन अ ग्रेजुएट सिलेंडर यूज द फार्मासिस्ट टू वेरियम द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। और वेसल ई भी आपका एक छोटा सा मेजरिंग सिलेंडर होता है, ये भी आपका लेबोरेटरीज वगैरह में ही यूज़ होता है, फार्मासिस्ट इसको यूज़ करते हैं। वेसल बी सी एंड डी कैन मेजर ओनली ए फिक्स वॉल्यूम विच इज़ मार्क ऑन देम। और वेसल ये जो आप देख सकते हैं 500 ml लिखा है, 500 ml लिखा है, 200 ml लिखा है, तो ये तीनों वही वॉल्यूम नाप सकते हैं जो उनके ऊपर मार्क होती है। और आप मेजरिंग सिलेंडर देख रहे होंगे उसमें 0 से लेकर 100 ml तक है, एक रेंज है। इन दोनों में रेंज नहीं, इन तीनों में रेंज नहीं होती है। मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यूजिंग ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड द ग्रेजुएटेड बीकर।
यहाँ पे भी कुछ कन्वर्जन दिए हुए हैं, इस कन्वर्जन को पढ़िएगा। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे लिखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 किलो लीटर। तो ये कन्वर्जन्स हैं, याद रखिएगा, आगे चल के आपको एग्जाम्स में काम आएंगा। अब वॉल्यूम ऑफ द गिवन लिक्विड कैन easily be measured by the graduated cylinder or the measuring to understand let us perform following activities। अब हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिससे हम देखेंगे कैसे किसी भी चीज़ वॉल्यूम को नापा जाता है मेजरिंग सिलेंडर में कैसे। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर से किसी लिक्विड का वॉल्यूम नापेंगे हम लोग। एक मेजरिंग सिलेंडर आपको चाहिए और पानी चाहिए या लिक्विड चाहिए, कोई भी लिक्विड उसके अंदर आप डाल दिए। Take a clean and dry measuring cylinder. Now pour the liquid whose volume is to be noted into the cylinder। अब जिस चीज़ का आपको वॉल्यूम नोट करना, जिस लिक्विड का, उस सिलेंडर के अंदर डाल दिए। You will find that the liquid surface is slightly curved. This curved shape is called a meniscus। नोट द रीडिंग एट द लोअर लेवल ऑफ द मेनिकस, दिस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अब आप जब देखेंगे तो जो सरफेस होगा लिक्विड का हल्का सा कर्व होगा, तो उस कर्व का जो लोअर लेवल होता है उस पर जो रीडिंग आपको आंखों से दिख रही हो, यहाँ पे देखिए 70 जैसा दिख रहा है, तो 70 आपकी करेक्ट रीडिंग है। अब अगर आप ऊपर से आप देखेंगे तो 68 दिखेगा, नीचे से आप देखेंगे तो 72 दिखेगा। आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से अगर देखेंगे तो आपको एकदम करेक्ट रीडिंग मिलेगी। वाई नोटिंग द योर आई मे बी सेम लेवल एज द लोअर लेवल ऑफ द लिक्विड। तो आपकी आई सेम लेवल पर होना चाहिए जो लिक्विड का लोअर लेवल है, तभी आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी। तो ये तो बहुत ही आसान एक्टिविटी थी। टू मेजर द लिक्विड बाय यूजिंग ए ग्रेजुएटेड मीवर, अब सेम है। अब यहाँ पे ये जो आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर लिया हुआ है हमने, हम लोग इसकी जगह पे ग्रेजुएटेड बीकर ले लेंगे। अब मेजरिंग ग्रेजुएटेड बीकर एंड गिवन से द लिक्विड मिल्क, आप मान लिए दूध को नापना है। लेट अस वांट टू नो द मेजर 500 ml ऑफ लिक्विड यूजिंग अ ग्रेजुएटेड बीकर। फॉर दिस पर्पस टेक अ ग्रेजुएटेड बीकर ऑफ 500 ml, gently pour the liquid into the beaker, it's completely filled and mark the reading। ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आपके पास बीकर है, उसमें आपने दूध डाल दिया तो आपको पता चल जाएगा, पूरा बीकर फुल हो जाएगा। तो वो कितना है, 500 ml है। तो आप उसको उठा के किसी और में वेसल में रख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर सॉलिड्स, अब इरेगुलर सॉलिड्स का वॉल्यूम कैसे निकलता है। इरेगुलर सॉलिड हैड नो डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, so we cannot determine their volume directly using the formula। We can determine the volume of the irregular solid with the help of the milling cylinder। For this purpose we perform the following activity। अब क्या है, जो इरेगुलर सॉलिड्स होते हैं उनके पास कोई शेप तो होता नहीं है, तो उनकी वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और एक एक्टिविटी करके देखते हैं कैसे हम लोग इरेगुलर सॉलिड की वॉल्यूम निकालेंगे। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड, से स्टोन और पीस, कोई स्टोन है हमारे पास और हमें उसमें इरेगुलर सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है। तो करते क्या है हम इसमें हम एक मेजरिंग बीकर लेंगे, टेबल लेंगे, एक पानी लेंगे, पानी थोड़ा उसमें ले लेंगे, लिक्विड वाटर ले लेंगे, कोई भी लिक्विड ले लें, और एक पत्थर ले लें। फिर हम क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर जो हमारा है हम लोग उसमें पानी डाल देंगे। फिर उसके बाद एक धागा लेंगे और जिस पत्थर का वॉल्यूम, हम पहले वो रीडिंग नाप लेंगे पानी डालने के बाद, बीकर में कितनी रीडिंग है, मान लेते 50 आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक धागे में पत्थर को बांधेंगे और पत्थर को पानी के अंदर बीकर में डाल देंगे। अब देखेंगे रीडिंग कितनी आ रही है। अब जब पत्थर अंदर जाएगा तो पानी लेवल कुछ बढ़ जाएगा, मान लेते पहले 50 था, अब हो गए 70, तो अब वो भी नोट कर लेंगे। तो अब जो वॉल्यूम बढ़ा है तो इसका मतलब जो पत्थर आपने उसके अंदर डाला, उस पत्थर ने कोई स्पेस ऑक्यूपाई करा। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करना ही वॉल्यूम होता है। तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा, तो पहले था 50, अब हो गया 70, यानी 20, तो दोनों का डिफरेंस आया 20। तो इससे हमको क्या पता चला, ये जो पत्थर आपने इसके अंदर डाला है इसका वॉल्यूम कितना है, 20 ml है। इन द अबव एक्टिविटी व्हेन द वाटर फिल द मेजरिंग सिलेंडर लेवल गिव द वॉल्यूम व्हेन द स्टोन इज इमर्स्ड इन द वाटर। द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पानी में या लिक्विड में जितना भी आप कोई भी पत्थर को डुबोएंगे या ऑब्जेक्ट को डुबोएंगे, तो वो जितने पानी को डिस्प्लेस करेगा वही उसका वॉल्यूम होता है। उसने क्या करा, कुछ पानी डिस्प्लेस करा, तो अब मेजरिंग सिलेंडर में लेवल कितना हो गया, 70 हो गया, पहले 50 था, तो उसने 20 पानी डिस्प्लेस करा, तो यही उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड यूजिंग एन ओवरफ्लो कैन एंड अ मेजरिंग सिलेंडर।
अब क्या है यहाँ पे लिया है, वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर सॉलिड बाय द यूज ऑफ एन ओवरफ्लो कैन एंड अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर. एन ओवरफ्लो कैन इज अ लार्ज साइज बीकर विद अ स्पाउट फिटेड ऑन वन ऑफ इट्स साइड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर सॉलिड. अब क्या, एक तरीका तो अभी मैंने धागे वाला दिखाया आपको, वैसे कर सकते हैं, और एक तरीका और होता है कि आपके पास ओवरफ्लो कैन है तो उससे भी आप लोग वॉल्यूम को, सिलेंडर का वॉल्यूम भी हम चेक कर सकते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी करके देखते हैं फिर से. टू फाइंड एन इरेगुलर सॉलिड यूजिंग एन ओवरफ्लो कैन एंड अ म्यूजिंग सिलेंडर. अब इस केस में हमको चाहिए एक ओवरफ्लो कैन. ओवरफ्लो कैन का मतलब ये होता है कि वो कैन जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है और उसमें कुछ और चीज़ आप अलग से डालेंगे तो उसका पानी बाहर डिस्प्लेस हो जाए, फिर उसको हम म्यूजिंग सिलेंडर में कलेक्ट कर लेंगे. तो हमने किया क्या, हमने पहले ओवरफ्लो टैंक में पानी भर लिया ऊपर तक, फिर उसमें धागे से पत्थर को डाल दिया. अब जब वो पत्थर अंदर जाएगा तो वो अपनी स्पेस वहाँ पे बनाने की कोशिश करेगा, तो पानी को वो डिस्प्लेस करेगा. तो जितने पानी को वो डिस्प्लेस करेगा उसको हम लोग अलग एक मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसमें एक रीडिंग होगी, उस रीडिंग देख लेंगे कितना पानी उसने डिस्प्लेस करा. जितना पानी उसने डिस्प्लेस करा होगा वही उसकी क्या होगी, वॉल्यूम होगी. तो कोई भी बॉडी जब पानी में जाती है, लिक्विड में जाती है, तो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगी, वही उसकी वॉल्यूम होती है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3. वाटर इज फिल्ड इन द मेजरिंग सिलेंडर. इज रीडिंग ऑफ आ वाटर मेनिस्कस इज 48 ml. व्हेन अ स्मॉल कॉपर सिलेंडर इज इमर्स into the water, the meniscus reading becomes 65.5. what is the volume of the copper. अब पहले वाटर की रीडिंग थी 48, जब उसके अंदर कॉपर का कुछ सिलेंडर डाला गया तो उसकी रीडिंग कितनी हो गई, 65. अभी मैंने ऊपर एक्टिविटी में बताया था V1 एक पहले इनिशियल वॉल्यूम थी, पत्थर डालने के बाद उसकी हो गई V2. दोनों को माइनस कर लो, जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितनी वॉल्यूम बचेगी, 17.5 सेंटीमीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम थी. अब यहाँ पे चेक पॉइंट दिया हुआ है, चेक पॉइंट में आप फिल करिएगा. जो चेक पॉइंट ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं मुझसे. अब बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी फिल है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. द स्पेस ऑक्यूपाइज द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज वॉल्यूम. द मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर सॉलिड. नेम द एसआई यूनिट. एसआई यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, वॉल्यूम की एसआई यूनिट पता ही है आपको, लीटर होती है. व्हेन सॉलिड इज इमर्ज्ड इन लिक्विड हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. द वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड सॉलिड क्या होती है, मैंने बताया था एग्जैक्टली इक्वल होती है, जितना वो पानी जितना डिस्प्लेस होगा वाटर उतनी उसकी वॉल्यूम होगी. अब बात करते हैं डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, वी नो डैट एवरी ऑब्जेक्ट हैड सम मास. मोर ओवर ईच ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ डिफरेंट वॉल्यूम. हम ये तो जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, लेकिन ये भी पता है ना कि हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई स्पेस भी लेता है. अब वो तो अगर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो इसका मतलब क्या है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास वॉल्यूम भी है. मास होता है और वॉल्यूम होता है. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. कहने का मतलब ये है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. एक यूनिट वॉल्यूम पे जितना मास होता है ऑब्जेक्ट का वो उसकी डेंसिटी कहलाता है. यानी 1 यूनिट पे जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा वो उसकी डेंसिटी कहलाएगा. इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी m एंड इट्स वॉल्यूम इज़ v. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसकी वॉल्यूम v है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम. इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा. डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ पे क्या है, डू इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द इक्वल मासेस और द इक्वल मासेस ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम. ये क्वेश्चन इसने पूछा है और जवाब में क्या, नो. इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट मासेस. अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वॉल्यूम इक्वल है तो ज़रूरी नहीं उनका मास भी इक्वल हो. तो ये बात याद रखिएगा. ये क्वेश्चन पढ़िएगा और ना समझ में आए तो हमसे पूछिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा कमेंट सेक्शन में. डू इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव इक्वल मासेस और इक्वल मासेस ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव द इक्वल वॉल्यूम. तो आंसर दिया है नो, नॉट एट ऑल. इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट मासेस. इक्वल वॉल्यूम अगर है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम इक्वल है तो उनका मास ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, तो उनका मास भी डिफरेंट होगा.
ऑल इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट वॉल्यूम। और इक्वल मास अगर है तो उनका वॉल्यूम भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अब डेंसिटी पे। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स मटेरियल ओनली। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, इस बात को याद रखिएगा। डेंसिटी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होती है। थस इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट मासेस, सिमिलरली द इक्वल मासेस ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल हैव टू डिफरेंट वॉल्यूम। तो ये नहीं ज़रूरी है कि अगर मास सेम होगा तो वॉल्यूम भी सेम होगी, या ये ज़रूरी नहीं वॉल्यूम सेम होगी तो मास भी सेम होगा, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। आपके पास प्लास्टिक की बोतल है, मेरे पास स्टील की बोतल है, दोनों 1 लीटर की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होगी। मेरी स्टील की है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका मास ज़्यादा होगा, लेकिन वॉल्यूम सेम है। कंटेनर की कैपेसिटी सेम है, 1 लीटर पानी उसके अंदर भी आता है, 1 लीटर पानी आपकी प्लास्टिक की बोतल के अंदर भी आता है, लेकिन क्या है, मटेरियल अलग है तो उसकी डेंसिटी अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका मास चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम तो सेम है, 1 लीटर है, लेकिन मास बदल गया। एक्टिविटी 6 यहाँ पे दी है, टू शो डेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू डिफरेंट लिक्विड हैव द डिफरेंट मासेस। अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों का मास अलग होता है। कैसे? टू आइडेंटिकल बीकर, वाटर, केरोसिन एंड अ बीम। 2 बीकर हैं आपके पास, एक में पानी है और एक में मिट्टी का तेल है, केरोसिन। उसको एक वेइंग स्केल पर रख दिया गया। टू आइडेंटिकल बीकर, फिल वन ऑफ देम विद वाटर एंड अदर विद केरोसिन। और दोनों को सेम लेवल तक भरा, बराबर मात्रा में दोनों को भर दिया बीकर में। प्लेस द बीकर filled with water on the left pan and that the kerosene on the right pan. Hold up the balance and observe the beam. You will observe the beam is tilted toward on the side of the beaker filled with the water. It shows that for equal volume the mass of the water is more than the mass of the water of the kerosene. अब आप देखेंगे जिसमें पानी भरा है उसका वेट ज़्यादा होगा, और जिसमें केरोसिन है उसका वेट कम है, बल्कि वॉल्यूम दोनों की बराबर है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? लिक्विड की क्वालिटी पे। जो आपने लिक्विड इस्तेमाल करा वाटर, यानी जो ऑब्जेक्ट है आपका मटेरियल, उस पर डिपेंड कर रहा है। थस यू कंक्लूड द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव द डिफरेंट मासेस। एक्टिविटी 7, टू शो दैट द इक्वल मासेस ऑफ टू डिफरेंट सॉलिड हैव द डिफरेंट वॉल्यूम। फिर हमको सेम शो करना है कि आपके पास इक्वल मासेस है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है। अब क्या करा, 1 किलोग्राम का वेट लिया मैंने आयरन का, और उसके बराबर में हमने क्या रखा, चावल रखे 1 किलो के। तराजू में एक साइड लोहे का 1 किलो रखा वेट, और एक साइड रखा चावल 1 किलो। प्लेस अ स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम वेट ऑफ आयरन ऑन द राइट पैन ऑफ द बीम, पुट सम राइस ऑन द लेफ्ट पैन एंड एडजस्ट द क्वांटिटी ऑफ द राइस सो दैट द बीम बिकम हॉरिजॉन्टल। नाउ द मास ऑफ द राइस इज इक्वल टू द मास ऑफ द। अब दोनों का वेट हमने बराबर कर दिया। लोहे का एक बाट रखा है एक साइड रखा चावल, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, लेकिन आप देखेंगे वेट बराबर हो गया, लेकिन क्या है, वॉल्यूम बराबर नहीं हुआ। बाट जो है वो बहुत ज़रा सी स्पेस को कवर कर रहा है, बहुत छोटा सा बाट है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा है। और चावल पूरे पैन पे फैल गए हैं, पूरा वॉल्यूम कवर कर लिया उन्होंने, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उनका वेट बराबर ही है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, अब यूनिट की बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्यों? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है आपका केजी, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर पर क्यूब। तो निकल के क्या आया, केजी अपॉन मीटर पर क्यूब, ये आपका डेंसिटी का एसआई यूनिट आया। आ स्मॉलर यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर क्यूबिक। अब अगर छोटा यूनिट यूज़ करना है तो केजी का छोटा यूनिट होता है ग्राम, मीटर का छोटा यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो दोनों को रिप्लेस कर देंगे आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। थस द डेंसिटी ऑफ 1 kg पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 1000 kg पर मीटर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री इज 1 kg एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, याद रखिएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आयरन की डेंसिटी कितनी होती है, 7.8 kg पर मीटर क्यूब। इसीलिए आयरन लोहे का बाट ज़रा सी जगह घेरेगा, लेकिन उसका वेट ज़्यादा होगा। और पानी, आप 1 लीटर पानी रखेंगे तो पूरे का पूरा पैन को कवर कर लेगा, उसको जगह ज़्यादा चाहिए होती है।
द लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस एंड देयर मटेरियल इन किलोग्राम पर यूनिट गिवन। अब कुछ सब्सटेंस हैं यहाँ पे और उनकी डेंसिटी भी दी हुई है, गोल्ड की डेंसिटी भी दी हुई है, आपकी ग्लास की भी दी हुई है। तो ये कुछ टेबल है, कभी कदार क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर इनसे रिलेटेड, तो ध्यान में रखिएगा। आयरन का ज़रूर याद रखिएगा, आयरन आपका इंपॉर्टेंट है, वाटर आपका इंपॉर्टेंट है, ग्लास आपका इंपॉर्टेंट है, आइस हो गया, तो ये सब आप याद रखिएगा। गोल्ड हो गया, गोल्ड भी आपका कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो डेंसिटी उसकी कितनी होती है इसको याद रखिएगा। अ पीस ऑफ आयरन, एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। अ पीस ऑफ आयरन वेज 312 ग्राम एंड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डेंसिटी। बहुत ही आसान है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, डिवाइड करेंगे 312 डिवाइडेड बाय 40, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। और आयरन की डेंसिटी आपको पता ही है क्या होती है, 7.8 होती है फिक्स उसकी डेंसिटी वॉल, तो 7.8 ही आएगी उसकी डेंसिटी। 100 ml ऑफ केरोसिन वेट 82, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द केरोसिन। अब केरोसिन की डेंसिटी आपको निकालनी है केजी पर मीटर क्यूब में, लेकिन केरोसिन दिया किस में आपको, ml में दिया है और ग्राम में दिया है। तो सबसे पहले ml को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, और ग्राम में दिया हुआ है, तो आप 82 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.82 ग्राम सेंटीमीटर आपकी अभी आई। अब इसको हमें निकालना है कि इसमें केजी में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगी, क्योंकि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हेयर ऑयल कैन बी पोर्ड इनटू द बॉटल ऑफ 200 ml। अब 200 ml कैपेसिटी की बॉटल है, उसके अंदर कितना ग्राम तेल आ सकता है ये आपको निकालना है। डेंसिटी आपको दी हुई है 0.85। फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको निकालना है मास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 170 ग्राम आपका निकल आएगा। फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अ सॉलिड में हैव रेगुलर और इरेगुलर शेप, इट मे बी लाइटर और हैवियर देन वाटर। लेट अस नॉट डिस्कस सम कॉमन मेथड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड रेगुलर शेप के भी होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, और वो पानी से हल्के भी होते हैं और पानी से भारी भी होते हैं। तो कैसे निकालेंगे डेंसिटी ऑफ द रेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड की डेंसिटी निकालना आसान होता है, क्योंकि आप उनका एरिया वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर्स आर द रेगुलर सॉलिड। द वॉल्यूम ऑफ द दीज सॉलिड आर स्पेसिफाइड बाय द फार्मूला। और इन सब सॉलिड्स का वॉल्यूम हम लोग कोई भी फार्मूला लगाएंगे उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ द बीम बैलेंस और द फिजिकल बैलेंस। और मास भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसका तराजू पर तौल के पता चल जाएगा हमें उसका मास भी। तो अब हम दोनों, हमको वॉल्यूम पता चल गया, मास पता चल गया, तो अब हम डेंसिटी उसकी आराम से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। अ लेड स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, वेट 352 ग्राम, डिटरमाइन द डेंसिटी। अब एक स्पेरिकल बॉल है, लेड की बनी हुई है, 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो स्फीयर का वॉल्यूम हमने अभी बात करी थी, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, आपका स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो आपने वॉल्यूम निकाल लिया, आपको निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपका मास अपॉन वॉल्यूम, मास की वैल्यू रखी, वॉल्यूम की वैल्यू रखी और मल्टीप्लाई करें 10.7 ग्राम पर सेंटीमीटर, आपका क्या निकल के आ गया, तो आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। आई होप सो आपको एग्जाम्पल ये समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, फॉर्मूले बेस्ड है, खाली आपको फॉर्मूला रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। जो भी दिक्कत आती है वो आती है बस यूनिट कन्वर्जन में। आपको क्या गिवन है आपको वो देखना है। अब अगर आप एग्जाम्पल को ठीक से या क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेंगे तो आप बहुत आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो गिवन है आप वो देखें और जो कन्वर्जन हो रहा है आप वो देखें, बस उसके बाद सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, द वुडन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड वेट 800। क्यूब है, उसकी साइड दी हुई 10 सेंटीमीटर, उसका वेट दिया हुआ है यानी उसका मास दिया हुआ है, डेंसिटी निकालनी है। क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 800 ग्राम डिवाइडेड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका क्या निकल के आया 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। लेकिन हमको किस में निकालना है, केजी पर मीटर क्यूब में, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 800 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ द इरेगुलर सॉलिड हैवियर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल लिक्विड। अब कोई इरेगुलर सॉलिड है जो पानी से भारी है और पानी में नहीं डूबता, तो उसकी डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे।
लेट देयर बी अ सॉलिड फॉर इरेगुलर शेप, मान लेते हैं पत्थर हमारे पास है और उसका शेप इरेगुलर है और पानी में वो घुलता नहीं, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी से भारी, क्योंकि जब उसको रखोगे तो पानी के अंदर डूब जाएगा वो। डिटरमाइन इट मास यूजिंग अ बीम बैलेंस, डिटरमाइन इन वॉल्यूम बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड एज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एक्टिविटी देन कैलकुलेटेड। उसका मास तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, तराजू पे उस पत्थर को रखेंगे उसका मास निकाल लेंगे। और उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? उसका वॉल्यूम अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि धागे से पत्थर को डाला जाता था पानी के अंदर, पानी डिस्प्लेस होता था, जितना पानी डिस्प्लेस होगा तो उस पत्थर का वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही होगा। तो मास भी पता चल गया हमें उस पत्थर का वॉल्यूम भी पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे ना फॉर्मूला लगा के। देखिए एक्टिविटी 8 हमारी यही है, ये पत्थर है, हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो हमने क्या करा, बीकर के अंदर धागा डाल के पत्थर को डाल दिया। पहले रीडिंग नोट कर ली बीकर की, यानी 50 ml पानी था। फिर उसके बाद धागा डाल के पत्थर उसके अंदर डुबा दिया। अब पानी का लेवल कितना हो गया, 70। तो कितना पानी डिस्प्लेस करा उसने, 20। तो जितना पानी डिस्प्लेस करा वो उसका हो गया वॉल्यूम। और पत्थर का वेट हम तराजू पर रख के, बीम बैलेंस पर रख के पत्थर का वेट हमने निकाल लिया, मास निकाल लिया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, रख देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ द इरेगुलर सॉलिड लाइटर देन वाटर। अब कोई ऐसा सॉलिड जो पानी से हल्का, पानी में डूब नहीं रहा, तो पानी को डिस्प्लेस कैसे करेगा, तो उसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपकी लकड़ी होती है, कॉर्क होती है, तो पानी के ऊपर तैरती रहती है, तो उसका डेंसिटी कैसे निकालेंगे, और वो इरेगुलर है। वी यूज़ अ पीस ऑफ मेटल और अलॉन्ग विद टू सिंक इट। अब उसके लिए क्या होता है, अलग से एक पत्थर लेके चलेंगे जो उसको पानी के अंदर डुबोए। देखिए यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, इसमें धागे से पत्थर बांध दिया और उसमें फिर कॉर्क को जोड़ दिया, क्योंकि जो कॉर्क है वो लकड़ी है, वो पानी के अंदर डूबेगी नहीं। तो अब इस केस में क्या करेंगे, पहले धागे में पत्थर डालेंगे और उसको नापेंगे कितना कितना वॉल्यूम है। पानी डाला, मान लो V1 आ रहा था, V1 हमारा था 50। फिर उसके बाद धागे में पत्थर को बांधा, फिर हमने नापा, तो अब V2 आ रहा 70। यानी जो पत्थर है वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, 70 माइनस 50 20। तो पत्थर इतना कर रहा है। इसके बाद तीसरा स्टेप करेंगे, V3 वॉल्यूम निकालेंगे, पत्थर के साथ साथ उसमें लकड़ी का टुकड़ा भी जोड़ देंगे, फिर उसको डुबाएंगे। अब देखेंगे अब वॉल्यूम वो कितना रिप्लेस कर रहा है, अब वॉल्यूम कर रहा है 80। यानी पहले 70 कर रहा था, पत्थर के साथ 70 कर रहा था, पत्थर के बाद कर रहा है 80, यानी कितना वॉल्यूम उसने रिप्लेस करा, 10। तो वॉल्यूम पता चल गया, मास पता चल गया, डेंसिटी निकाल लेंगे, सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 9 इसी से रिलेटेड है। व्हेन अ म्यूजिंग सिलेंडर इज पार्टली फिल विद वाटर द वॉल्यूम रीडिंग इज 48। एक सिलेंडर है जिसको फिल करा गया पानी से, उसकी कितनी रीडिंग है, 48 है। व्हेन अ ग्लास स्टॉपर इज इमर्स इनटू द वाटर द वॉल्यूम रीडिंग इज 74। अब उसमें ग्लास स्टॉपर डाल दिया गया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 74 हो गया। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास स्टॉपर इफ द मास ऑफ द ग्लास स्टॉपर इज 65। अब मास आपको पता है, आपको वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, 48 पहले था, फिर कितना हो गया 74, दोनों को माइनस करेंगे, 26 सेंटीमीटर उसका आपका वॉल्यूम आ गया। अब डेंसिटी निकालना है, वॉल्यूम पता चल गया आपको, मास पता है आपको, डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम 65 डिवाइडेड बाई 26 करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा हमारा, डेंसिटी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्या गिवन है उसको देखिए, और जो वैल्यू आपको गिवन है बस उसको उठा के कहाँ पे रखना है, आपको फॉर्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज 30.5 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 3.2 देन फाइंड द मास ऑफ द गिवन सॉलिड। भाई आपको क्या दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, आपको मास पूछना है। तो मास कैसे निकलता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को डेंसिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, मास। तो वही किया है यहाँ पे। एंड एम्प्टी बॉटल ऑफ द कैपेसिटी 50 ml, वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है उसका, और उसको जब ग्लिसरीन इस व्हेन कम्प्लीटली फिल्ड विद ग्लिसरीन इट्स वेट 82। अब देखिए क्या हो रहा है, खाली बोतल है जिसका वेट है 27 ग्राम, अब उसमें ग्लिसरीन भर दी तो उसका वेट हो गया 92 और उसकी कैपेसिटी है 50। अब आपको डेंसिटी निकालनी है, किसकी, ग्लिसरीन की डेंसिटी निकालनी है, बात को समझिएगा। तो पहले ग्लिसरीन का मास तो पता करें। तो खाली बोतल का मास है 27 और भरी हुई जिसमें ग्लिसरीन है तो मास है 92। तो दोनों को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 92 माइनस 27,
65 ग्राम आपका ग्लिसरीन का मास हो जाएगा। जब मास पता चल गया, वॉल्यूम तो अपने को पता ही है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, और हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल दिया हुआ, मेजिंग सिलेंडर कंटेन वाटर अप टू 54 ml। एक सिलेंडर है जिसमें वाटर है 54 ml। ग्लास स्टॉपर को इमर्स करा गया तो वाटर लेवल कितना हो गया 76। When a small piece of cork is 3 gram tied to the glass stopper, the combination is immersed into the water. वाटर लेवल 91 हो गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास स्टॉपर। ये तो वही है, लकड़ी का टुकड़ा जो कॉर्क है पानी में डूब नहीं रहा। अभी जो एक्टिविटी करी थी हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले वॉल्यूम V1 थी, कितनी थी 54। उसके बाद उसके अंदर ग्लास स्टॉपर डाल दिया तो वॉल्यूम कितनी हो गई 76। उसके बाद स्टॉपर के साथ लकड़ी का टुकड़ा यानी कॉर्क को लगा के भी डाल दिया तो V3 कितना हो गया 91। तो V2 माइनस V1, ग्लास स्टॉपर जो आप निकालेंगे तो ग्लास स्टॉपर कितना आ गया 22 हो गया। V3 माइनस V2 करा तो 15 हो गया। मास आपको पता ही है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब कॉर्क की निकालना, कॉर्क का मास कितना आया 3 ग्राम। लकड़ी के टुकड़े का ग्राम में दिया है ना 3 ग्राम, और लकड़ी का टुकड़ा जो कॉर्क है वो कितना वॉल्यूम ले रहा था V2 माइनस V3 15। मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला लगाया अपन ने, आ गया ग्राम में, केजी में निकालना है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे चेक पॉइंट 2 दिया हुआ है। चेक पॉइंट 2 आप पढ़िएगा, समझने की कोशिश क्या करेंगे, लिखा ही हुआ है, फिल इन द ब्लैंक है खाली नॉर्मल सी। चेक पॉइंट 2 तक आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्पीड की बात करते हैं। डेंसिटी निकालना सीख लिया, वॉल्यूम निकालना सीख लिया, एरिया निकालना सीख लिया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, स्पीड कैसे निकाली जाती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स चेंज इज पोजीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब कोई ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन से बार बार चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन कभी यहाँ कभी कहीं, तो इसका मतलब वो क्या मोशन में है। वी सी अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन मोशन, अ चाइल्ड रनिंग इन द पार्क इज इन मोशन, अ मूविंग रेलवे ट्रेन और अ कार ऑन द रोड आर इन मोशन। कोई बच्चा दौड़ रहा है वो मोशन में है, ट्रेन चल रही है, कार चल रही है रोड पे, ये सब क्या है, मोशन ही तो है। कीड़े उड़ रहे हैं हवा में आपके सामने तो ये क्या है, मोशन है। चिड़िया उड़ रही हैं, ये क्या है, मोशन ही तो है। When different objects are in motion, how can you find which object is moving faster and which is moving slower? अब सब लोग अगर चल रहे हैं मोशन में तो तुम कैसे पता लगाएंगे हम और आप कि कौन तेज चल रहा है कौन धीरे चल रहा है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब कैसे पता चलेगा कौन तेज चला है, किसने कितनी देर में कितना रास्ता तय करा तो ये बता देगा कौन तेज चल रहा है कौन धीरे चल रहा है। किसी को 100 मीटर चलना है तो कौन जल्दी पहुंच रहा है कौन देर में पहुंच रहा है एक टाइम गिवन टाइम के अंदर, तो वो क्या बता देता है कौन तेज है कौन धीरे। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल इज राइडिंग अ बाईसाइकिल कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस इन टाइम देन अ चाइल्ड वॉकिंग द फुट। अब कोई लड़की साइकिल से चल रही है कोई पैदल चल रहा है बच्चा, तो जो साइकिल से चल रही है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी और लड़का जो है वो कम दूर तक जाएगा। अगेन अ मोशन ऑफ द कार इज फास्टर देन द मोशन ऑफ द साइकिल। अब कोई कार से चल रहा है और कोई रिक्शा से चल रहा है, तो जो कार से चल रहा है वो तेज़ चल रहा है और जो रिक्शे से चल रहा है वो धीरे चल रहा है। तो टू नो एग्जैक्टली हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज मूविंग वी डिफाइन अ टर्म स्पीड। अब पता करना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज़ चल रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट धीरा चल रहा है, तो हमें एक टर्म आता है मार्केट में फिजिक्स की लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। स्पीड की डिफिनेशन क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर इन इट इन अ यूनिट टाइम। स्पीड का मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस मैंने कवर करा एक यूनिट टाइम के अंदर। मतलब मेरे पास कोई वक्त था, मान लो 5 मिनट था, तो 5 मिनट में मैंने कितनी दूरी तय कर ली, तो ये मेरी स्पीड है। तो स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम, कितना डिस्टेंस मैं चला कितना टाइम मैंने लिया। तो फॉर्मूले से ही इसका यूनिट निकल आ जाएगा। फॉर्मूला, इफ द ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस एस टाइम देन द स्पीड इज गिवन एज एस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम ए रेजिडेंस टू द स्कूल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 1/2 आवर्स। तो एग्जाम्पल है, एक बच्चा जा रहा है 2 किलोमीटर कितनी देर में, 1 यानी हाफ आवर में जा रहा है। तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय हाफ, तो कितनी इसकी स्पीड निकली 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 4 किलोमीटर पर आवर है ये क्या है, स्पीड क्या यूनिट है। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन अभी मैंने किलोमीटर में कन्वर्जन आपको दिखाया तो ये इसका यूनिट है।
तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, मीटर पर सेकंड, कितने मीटर में चला कितने सेकंड में, टाइम सेकंड में लिया जाता है, डिस्टेंस मीटर में, तो ये इसका एसआई यूनिट होता है। फिर इसको कन्वर्जन है ये आपका किलोमीटर में, मैंने डिस्टेंस लिया और टाइम मैंने लिया आर में, तो ये किलोमीटर पर आर आया। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड इट इज रीड एज मीटर पर सेकेंड, और सिंबल क्या होता है, मीटर ऑब्लिक एस। सीजीएस यूनिट जो होता है इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, और इसको किलोमीटर में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 आवर में आपके कितने 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में आपके कितने 60 सेकंड होते हैं, तो हम लोग उसको सेकंड को भी आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कन्वर्जन है। फॉर्मूले से यूनिट बनाना बहुत आसान होता है, उस खाली आपको ये पता होना चाहिए बेस वैल्यू क्या है। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो स्पीड का कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल देखते हैं। एन इंसेक्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 85 सेंटीमीटर इन 10 सेकेंड। एक कीड़ा है 85 सेंटीमीटर 10 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 85 सेंटीमीटर उसकी स्पीड, वो डिस्टेंस, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड, तो कितना आया 8.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आई। 1 सेकेंड में वो 8.5 सेंटीमीटर चल रहा है। कीड़े की जो स्पीड है आपकी 1 सेकेंड में, पर सेकेंड लिखा है ना, तो 8.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड उड़ रहा है। स्मिता राइड्स हर बाइसाइकिल एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 10 मीटर्स, कैलकुलेट हर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब एक लड़की है स्मिता, वो 3 किलोमीटर चलती है 10 मिनट में, तो आपको आर में निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम आपको दिया हुआ मिनट में, तो इस मिनट को हमको पहले आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो फिर आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/6 आर आ जाएगा, और आपका 18 किलोमीटर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एएमयू ट्रेन्स कवर आर डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। एक ट्रेन है 90 किलोमीटर चलती है 1.5 घंटे में, उसकी स्पीड निकालनी है, सिंपल है। 90 डिवाइडेड बाई 1.5, आपकी स्पीड निकल है 60 किलोमीटर पर आवर। एक जॉगर है, जॉगिंग कर रहा है वो, उसकी कांस्टेंट स्पीड दी गई है कि 1.2 मीटर पर सेकंड से वो जॉगिंग कर रहा है। 15 मिनट वो दौड़ा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। तो मीटर पर सेकंड में दी गई है स्पीड, टाइम दिया गया है आपको मिनट में, तो सेकंड में स्पीड है और टाइम है मिनट में, तो मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 15 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 900 सेकंड आएगा। फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये चेक पॉइंट 3 है, चेक पॉइंट 3 कर रहिएगा आप, आसान है। क्वेश्चंस में हमसे पूछ क्या रहा है, और हमारे पास यूनिट कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए, किस यूनिट में वैल्यू दी गई है और किस यूनिट में वो पूछ रहा है। अगर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसके फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है। नॉर्म रखिए वैल्यू और आंसर निकालिए। तो 3 चीज़ें अभी हम लोग ने सीख ली इसमें। एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, 4 चीज़ें, और स्पीड कैसे निकालते हैं। तो 5 चीज़ें इस चैप्टर में हमने सीखी हैं, कैसे उनको मेजर करा था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी नहीं समझ में आता आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।